Okay, good evening everyone. So today we're going to look at chapter first of the class 9 history, that is the French Revolution. Now first of all, why we are reading about this chapter, why we are just particularly reading about French Revolution, what is its significance? ठीक है, इसका महत्व क्या था? Why people like सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन रॉय and Pandit Jawaharlal Nehru, why these highly prominent people in India were inspired by this movement? What was into this movement? Although this movement was a failure, yet it has a major contribution in our constitution. ठीक है, हम जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं तो उसके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिल ऑफ राइट्स ऑफ अमेरिका, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. सो इसमें ऐसा क्या था कि जिससे कि हम इस चीज को पढ़ रहे हैं जबकि ये फेलियर था? हमारा इससे क्या लेने देना है? वाई वी बीइंग एन इंडियन आर रीडिंग अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू थिंग्स. एक होता है आपका रिफॉर्म और एक होता है आपका रेवोल्यूशन. नाउ व्हाट इज इनटू रिफॉर्म? सो रिफॉर्म मतलब क्या होता है? रिफॉर्म मतलब होता है कोई चीज है जो एग्जिस्टेंस में ऑलरेडी है, उसमें हम कुछ बदलाव करेंगे. ठीक है, जैसे आपकी समझ, सपोज कीजिए आपके पास में टॉय क्ले आता है, उस टॉय क्ले से अगर मैंने कुत्ता बना दिया, ठीक है, मैं कुत्ता खराब है जैसा भी है. सो मैंने इसमें क्या किया? चेंज किया, रिफॉर्म किया. अगर मैं इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूं या कंप्लीटली जब इसको चेंज कर दूंगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन में बोलेंगे. ठीक है, अभी फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था कि वहां पे रेवोल्यूशन की जरूरत पड़ गई? सो इसके लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. हिस्ट्री में जाकर के हम क्या देखेंगे? किसी जो ये पीरियड था, कौन सा, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, ये पीरियड था कॉलोनाइजेशन का. किसका पीरियड था? कॉलोनाइजेशन. ना व्हाट डू मीन बाय कॉलोनाइजेशन? यानी कि एक कोई पावर होगी जो क्या करेगी? बाकी देशों के ऊपर कब्जा करेगी. ठीक है, बाकी देशों को अपना क्या बनाएगी? गुलाम बनाएगी. हम भी बहुत सारी कंट्रीज के कहते कॉलोनीज थे. सो ऐसा ही एक देश था जिसको 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने ढूंढा था. ठीक है, सो वो था आपका अमेरिका. अमेरिका को जो नाम अमेरिका है वो अमेरिको वेस्पुसी के नाम पे दिया गया था, कोलंबस ने नहीं दिया था. कोलंबस क्या तो इंडिया की खोज में निकला था, और वो तो इसलिए जब वो अमेरिका पहुंचा तो उसने वहां के लोगों को भी इंडियंस ही बोला था. इसलिए जो नेटिव लोग हैं अमेरिका के उनको रेड इंडियंस बोला जाता है. नाउ अब हम आते हैं उस टाइम के कंटेक्स्ट में, कोलंबस के टाइम पे नहीं. होता क्या है कि आपके जो दो पावर्स थी, एक थी फ्रांस और एक थी ब्रिटेन. ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन. अभी ब्रिटेन ने जो ये 13 कॉलोनीज थी अमेरिका की, इसके ऊपर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था. ठीक, इसके ऊपर क्या था? कब्जा किया हुआ था. ये बात किसको पसंद नहीं थी? फ्रांस को. क्योंकि फ्रांस चाहता था कि ये किसके अंडर में आए, ज्यादा लैंड किसके अंडर में आए? उसके अंडर में आए. जिसके चलते अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा. ठीक है, आपस में लड़ना नहीं चाहते थे, तो इसलिए क्या किया? फ्रांस ने इन 13 कॉलोनीज के जो लोग थे उनको भड़काना शुरू किया, उनको हथियार देने शुरू किए, ठीक, ताकि वो लोग अपनी आजादी के लिए लड़ सके. ठीक है, और इसी के चलते क्या होता है? फ्रांस एक प्रॉक्सी वॉर खेलता है. प्रॉक्सी वॉर मतलब कि खुद इन्वॉल्व ना होकर के, लेकिन एक बहुत बड़ा हाथ किस करेगा? उनका रहेगा. अब ये चल रहा था. ठीक है, ये चलता रहता है, जिसके चलते बहुत सारा जो पैसा है, बहुत सारा पैसा किसमें इन्वेस्ट हो रहा था? इस लड़ाई के अंदर, इस प्रॉक्सी वॉर में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो रहा था. ठीक है, अब अगर ज्यादा पैसा एक लड़ाई में लग रहा है, यानी कि आपको और अपना देश भी चलाना है, आपको अपना महल भी देखना है, आपको अपना घर भी चलाना है, सब कुछ करना है, तो आपको क्या बढ़ाने पड़ेंगे? टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे. और फ्रांस में एक हालत ऐसी थी कि फ्रांस में जो पूरा का पूरा समाज था वो 3 भागों में क्या था? बटा हुआ था. और इन भागों को हम क्या बोलते थे? एस्टेट. इन भागों को हम क्या बोलते थे? एस्टेट. फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. अब टैक्स बढ़ा दिया ताकि पैसे आ सके, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उठती है वो इन भागों की वजह से उठती है, एस्टेट में उठती. क्यों? क्योंकि इन दोनों को टैक्स नहीं देना था. टैक्स सिर्फ कौन देगा? थर्ड एस्टेट देगा. और थर्ड एस्टेट में कौन थे? गरीब लोग थे, या फिर आपके जो मतलब व्यापारी लोग थे वो लोग थे.
जो अपना बिजनेस करते थे छोटा मोटा, या फिर जो गरीब लोग थे वो लोग इसमें आते थे। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इनकी थी और टैक्स भी इनको देना पड़ता था, लेकिन इनके पास राइट्स बिल्कुल भी नहीं थे। इनके पास अपने खुद के क्या नहीं थे, अधिकार नहीं थे। ठीक है, जिसके चलते ये लोग गुस्सा हो जाते हैं, इनमें आक्रोश होता है, ठीक ना। और यही लोग बाद में फिर, अब इनको ना राइट्स मिले हुए हैं, ना इनको आजादी है, और ना ही इनमें क्या है, अलग अलग हैं, तो ना इनमें एकता थी। ठीक है, सो इन तीन चीजों के लिए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों के तीनों वर्ड्स हमें हमारे प्रेम्बल में भी दिखते हैं। ठीक है, सो ये तीन चीजें हैं जिनकी वजह से हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इन तीन चीजों की वजह से, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, सो ये लोग क्या चाहते थे, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना चाहते थे जिनमें सभी का क्या हो, हिस्सा हो। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। हालांकि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ये 1789 में शुरू हुआ और 2-3 साल तक चला, खत्म हुआ, फेल हुआ, क्योंकि 1799 में वापस से एक नया राजा आकर बैठ जाए गद्दी, जिसका नाम क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन स्टिल वी आर रीडिंग अबाउट, क्योंकि ये पहली बार किसी देश ने मुहिम छेड़ी थी, किसकी, इन तीन चीजों की। ठीक है, डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी की हालांकि 1776 में अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका था। वो जो प्रॉक्सी वोट चलाया था फ्रांस ने अगेंस्ट ब्रिटेन इन अमेरिका, सो अमेरिका को 1775-76 में आजादी मिल गई थी। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द चैप्टर कि उन्होंने ये कैसे स्टार्टिंग हुई, कैसे क्या क्या चीजें हुई, इवेंट्स कौन कौन से कब हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, the French Revolution. On the morning of 14 July 1709, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 men gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of governing buildings in search of arms. Now what is happening, ये डेट याद रखिएगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ, तो वो इस डेट को हुआ था 14 जुलाई 1779 को। ठीक है, शुरू हुआ था आपका क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन। कहां पर, पेरिस के अंदर। ठीक है, अब ये अटैक भी होता कहां पे आपका, बेस्टाइल, प्रिजन ऑफ बेस्टाइल में शुरू हुआ था। नाउ what happened on that particular day, that the people ने, लोगों ने एक rumor means एक अफवाह सुनी, that the king has ordered his troops to move into the cities and start open firing मतलब खुली गोली चलानी, किन के ऊपर, लोगों के ऊपर। हालांकि ये सिर्फ एक अफवाह थी। ठीक है, ये अफवाह ऐसे नहीं है कि बस अफवाह आई और चली गई, नहीं, एक पूरा का पूरा पीछे हिस्ट्री बनी थी, इवेंट्स हुए थे बहुत सारे, जिनकी वजह से इस अफवाह पर लोगों ने क्या कर लिया, विश्वास कर लिया। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे भी अगर मान लो कोई अफवाह फैलती है, हम उस पर कब विश्वास करते हैं, जब हमने ऐसे उससे मिलती जुलती कोई चीजें देखी हो, या फिर ऐसे कुछ सिचुएशन पैदा हुई हो जिससे कि ये कम हो सकता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक इंसान है मोनू नाम का, ठीक है, वो क्या है, डाकू है। ठीक है, तो क्या करेगा, मान लो 4-5 गांव में चोरी हुई हो या फिर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ हो, छठी बार भले उसने किया ना हो, लेकिन शक किस पे जाएगा, मोनू पे जाएगा। तो ये होती है अफवाहें। ओके, एग्जाम्पल मत करिए, हंसी नहीं। सो ये सब होता है जिसकी वजह से क्या होता है, आपका शक जो होता है वो सच्चाई में बदल जाता है, मतलब हम उसे बिलीव करने लगते हैं और हम जाकर किसको पकड़ेंगे, मोनू को। ठीक है, सो ये सब कहां पे हो रहा था, फ्रांस के अंदर हो रहा था। ठीक है, क्योंकि लोगों को लगने लग रहा कि राजा, अब उन्होंने बेस्टाइल का जो पैलेस था उस पर हमला क्यों किया, क्योंकि ये जो बेस्टाइल का पैलेस बोलिए, आप इसको जेल बोलिए, इस जेल में सिर्फ 7 लोग थे ओवरऑल, 7 ही कैदी थे, लेकिन इसको उसकी पावर मानी जाती थी कि राजा की पावर सब, क्योंकि यहाँ पे सबसे टॉर्चरस तरीके यूज किए जाते थे। ठीक है, तो राजा की पावर का एक सिंबल माना जाता था बेस्टाइल के प्रिजन को। ठीक है, इसलिए लोगों ने सबसे पहले इसी को ही तोड़ा था। ठीक है, और इसको तोड़ने के साथ में आगाज किसका हो जाता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। ओके, फाइनली a group of several hundred people marched in towards the part of the city and stormed in the fortress prison the Bastille.
क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले अटैक कहां पे हुआ था, तो बेस्टेल के फोर्ट्रेस प्रिजन में हुआ था, वेयर दे होप टू फाइंड द hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners were released, though there were only 7 of them. Yet the Bastille was hated of all because it stood for the despotic power of the king. Despotic यानी उसकी क्रूर ताकतों का निशान था. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market of all those who wished to keep it as souvenir of its destruction. लोगों ने क्या किया, लोगों ने वो पैलेस को, उस फोर्ट्रेस को तोड़ा, और तोड़ने के बाद में उसके जो अवशेष थे उनको अपने घरों में सजा दिया कि देखो हमने इसको तोड़ा था, सिंबल के रूप में. ठीक है. नाउ the days that followed saw more writing in both Paris in the countryside यानी कि देश के भारी इलाके. ठीक है, भारी इलाके जो होते हैं. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. अब लोग किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, ज्यादातर लोग कर रहे थे हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. अभी ब्रेड के प्राइस बहुत ज्यादा महंगे हुए. अब ब्रेड हमें नॉर्मल चीज लग रही है, लेकिन हो क्या रहा था कि फ्रांस में एक तो भाई महंगाई थी, क्यों, क्योंकि इनका ज्यादातर पैसा किस में जा रहा था, वो लोग टैक्स दे नहीं रहे हैं, और टैक्स आ रहा था उससे वो लोग प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं. ठीक है, 2 एस्टेट टैक्स दे नहीं रही है, एक एस्टेट दे रही है, उस बेचारों के ऊपर और टैक्स थोपा जा रहा था, जिससे कि और टैक्स लगाने से क्या हुआ, इनके पास में जो खाने की सप्लाई वो कम हो गई. लोग उगा ही नहीं पा रहे थे इतना. ठीक है, लोगों को खाने को ही नहीं मिल रहा था. ब्रेड थी वो बहुत महंगी थी क्योंकि उस पर टैक्स लगे हुए थे. अब इतनी महंगी ब्रेड को कोई आम इंसान कैसे खरीद सकता है. सो इन सब कारणों से लोग क्या थे, अपनी सरकार से दुखी थे. मच लेटर व्हेन द हिस्टोरियंस लुक्ड अपॉन दिस दे सॉ इट एज द बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट दैट अल्टीमेटली लेड टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस. सो किंग, यहां पे किंग किसकी बात हो रही है, लुइस 16 की बात हो रही है. ठीक है. नेक्स्ट, अभी फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कितने हिस्सों में हमारी फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थी. सो इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट. अब थर्ड एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट में कौन आता था, क्लर्जी. क्लर्जी मीन जैसे हमारे पुजारी होते हैं ना, तो इनके भी जो चर्च से संबंधित लोग थे वो उनको क्या बोलेंगे, हम क्लर्जी बोलेंगे. सेकंड नोबिलिटी. नोबिलिटी मतलब कि राजा और उसके बाद में जो उसके खास खास मंत्री थे या फिर जो सामंत वगैरह सब थे वो किस में आएंगे, नोबिलिटी में आएंगे. ठीक है. थर्ड एस्टेट में कौन आता था, तो थर्ड एस्टेट में भी डिवीजन था. क्या, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स एक्सेट्रा, पीसेंट एंड आर्टिजन्स, एंड उसके बाद स्मॉल पीसेंट, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स. सो ये सब किस में आते थे, थर्ड एस्टेट में आते थे. और हमारा जो पूरा रेवोल्यूशन रिवॉल्व होता है ना, वो इन्हीं के अराउंड होता है. ठीक है. अब एक बार देख लेते हैं. तो सबसे पहली लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे एमसीक्यूज में या फिर आपसे 2 मार्क के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो किंग लुई 16 था वो राजगद्दी पर कब बैठा और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी शादी किससे हुई, ये सब क्वेश्चन. तो अब हम देखते हैं. इन 1774 लुई 16 बिकेम ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस. यानी लुई 16 को गद्दी कब मिली, सन 1774 के अंदर. ठीक है. और उसकी उम्र कितने साल की थी, 20 साल की थी. और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता था, बर्बन फैमिली. जैसे अलग अलग फैमिलीज होती है ना, अलग अलग परिवार होते हैं. जैसे खिलजी एक फैमिली थी, तुगलक सिख फैमिली थे. ठीक है. तो ऐसे ही बर्बन एक फैमिली थी जो किसके ऊपर रूल कर रही थी, फ्रांस के ऊपर रूल कर रही थी. ठीक है. उसी का एक वंशज कौन होता है, लुई 16, जो कि 1774 के अंदर क्या बनता है, फ्रांस का राजा बनता है. ठीक है. नाउ he was married to Austrian princess Mary Antoinette. मैरी एंटोनेट के साथ इसकी क्या, ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी होती है उसके साथ इसकी क्या हो जाती है, शादी हो जाती है. अब लुई 16 जो था ना, शुरू से बेचारा बहुत ही खराब किस्मत का धनी था. 1774 में बनता है. ठीक है. उसको अपना 1776 में क्या होगा, अमेरिका आजाद हो जाएगा, यानी लड़ाई उससे पहले की चल रही होती है. ठीक है. और उस लड़ाई में क्या जा रहा था, पैसा जा रहा था. पैसा जा रहा था यानी कि उसका खजाना क्या हो गया था, खत्म हो गया था. ठीक है. तो शुरू से इसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब थी. अभी देखते कैसे. सो यहां पर जो आएगा ना, ये जो आएगा, ये वाला जो पोर्शन है, इस पे आपका क्वेश्चन बनता है कॉजेज एंड सिचुएशंस दैट लेड टू फ्रेंच रेवोल्यूशन. यानी कौन कौन सी परिस्थितियां थी, कौन कौन सी वो सिचुएशन जिनकी वजह से क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है. अभी कोई भी इतना बड़ा स्टेप होता है, ये नहीं कि चल आज सुबह उठे चलो लड़ाई करनी है, ऐसा नहीं होता है.
एक चेन ऑफ इवेंट्स होता है जिसमें क्या होता है, आपकी सारी चीजें देखी जाती हैं कि भाई कब क्या कौन सिचुएशन होगी, उसके बाद में क्या एक्शन लिया जाता है, ठीक है। सो ये कोई इमीडिएट वो नहीं होता है ट्रिगरिंग पॉइंट, एक लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स होती है। अभी कौन कौन सी थी, सी पहला जो फर्स्ट पॉइंट आएगा उसमें क्या आता है, अपॉन हिज असेशन द न्यू किंग फाउंड द एम्प्टी ट्रेजरी, यानी उसको अपना खजाना क्या मिलता है, खाली मिलता है। और जब अगर खजाना खाली है तो भाई उसको अपना देश भी तो चलाना है, ठीक है, उसको अपना किला भी मेंटेन कर रहा है। अब खजाना उसका खाली हो गया, अब आपका अगर जेब खाली होगी और आपको आप बहुत सारे काम करने हैं तो आप क्या करेंगे, और आप इस देश के राजा हैं तो आप भाई टैक्स बढ़ाओगे, ठीक है। टैक्स बढ़ाओगे तो सारा सारा बोझ किस पे आएगा, लोगों पे आएगा। और लोगों में अगर एक ही क्लास हो जो टैक्स पे करती हो तो वो लोग तो गुस्सा होंगे ही, ठीक है। तो ये मेजर रीजन, अभी पहले रीजन क्या था, ही वॉज हैंडेड ओवर एन एम्प्टी ट्रेजरी, और ट्रेजरी एम्प्टी क्यों थी, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। लॉन्ग ईयर वॉर्स किसकी बात हो रही है यहाँ पे, उन 13 अमेरिकन कॉलोनीज की जिनके ऊपर कब्जा किसका था, ब्रिटेन का था, और प्रॉक्सी वॉर कौन कर रहा था, फ्रांस कर रहा था। एडेड टू दिस was the cost of maintaining extravagant court at immense पैलेस ऑफ वर्सेलिस। अब वर्सेलिस का जो पैलेस है ये बहुत बड़ा था, ठीक है, बहुत शानदार था और बहुत खूबसूरत था। अब इतने अगर किसी को अपनी खूबसूरती मेंटेन करनी है, ठीक है, तो भाई उसको मेकअप तो मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक तो रखना पड़ेगा, उसमें अब पैसा लगता है, ठीक है, और उस पैसे के लिए और आपका खजाना वैसे ही खाली है, ठीक है, तो इन सब के लिए उसको टैक्स बढ़ाना पड़ा। नेक्स्ट क्या होता है, Under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy, Britain. The war added more than a billion livres to the debt that had already risen to more than 2 billion livres. अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो फ्रांस की क्या करेंसी है, वो क्या आपकी लाइवरे ना, होता क्या है, फ्रांस के ऊपर ऑलरेडी कर्जा हो रखा था 2 बिलियन लाइब्रेरी का, ठीक है, और इनको और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए थे किसमें, अपने ये सब जो कोर्ट को बनाना है या फिर आर्मी को संभालना, इन सब के लिए और पैसे चाहिए थे, ठीक है। ऑलरेडी इनके ऊपर कब्जा था और जो कर्जा जिन्होंने कर्जा दिया था वो अपना पैसा वापस मांग रहे, डिमांड कर रहे थे, और उन्होंने क्या बढ़ा दिया, उन्होंने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, मजबूरी का इनका फायदा उठा रहे थे, ठीक है। अब इन सबको पूरा करना भाई किसकी जिम्मेवारी, राजा की जिम्मेवारी है, तो उसके लिए उसने भाई मजबूरन क्या करना पड़ा, उसको टैक्स बढ़ाना पड़ा, ठीक है। नाउ लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी कि 10% इंटरेस्ट और बढ़ाने लगे किस पे, जो उनके ऊपर लोन था उसके ऊपर, ठीक है। सो आप सोच सकते हैं लुई 16 के समय हालत क्या होगी, ठीक है। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन, यानी कि अगर फ्रेंच गवर्नमेंट 100 रुपए कमा रही है तो 100 में से तो वो कम से कम ना तो 25 से 30 रुपए किस में दे देगी, अपने लोन चुकाने में दे दी, 70 रुपए उसमें पूरा देश संभालना, जो कि पॉसिबल नहीं था, ठीक है। टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, द रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। इन सब को चलाने के लिए स्टेट किस पे मजबूर था, टैक्सेस को बढ़ाने में। सो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपके पूरे कॉजेज हैं या सिचुएशंस हैं जिनकी वजह से क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ओके। और जो मेन पॉइंट्स है, लाइब्रेरी क्या होती है, फ्रेंच करेंसी होती है, ठीक है, कितने स्टेट में बटा हुआ था ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 estates and only the members of third estate paid tax. ये कारण बनते, ये दो मेन लाइंस हैं, ठीक है। पहले वाला तो आपका पूरा कॉज है, उसके बाद में कि भाई रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उसमें मेन लाइन ये आएगी कि सिर्फ थर्ड एस्टेट क्या देगी, टैक्स देगी, ठीक है। नेक्स्ट, द सोसाइटी of estate was a part of feudal system that dated back in the middle ages. The old regime, ठीक है, ओल्ड, यहां पे जो ये वर्ड है ओल्ड रेजिम, ओल्ड रेजिम का मतलब क्या होता है, ओल्ड रेजिम का मतलब होता है पीरियड बिफोर 1789, यानी 1789 के पहले का जो पीरियड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ओल्ड रेजिम बोलेंगे, ओके। अब ये फिगर है, ये आपको बता दें कि किस पार्ट में डिवाइडेड थे, शोज
The system of estate in French society was organized. Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by the nobles, the churches, and the richer members of the third estate. यानी कि 90% पॉपुलेशन किसकी है? थर्ड एस्टेट की है. 90% किसकी है? थर्ड एस्टेट की है. और इसमें से बहुत ही कम लोग क्या करते थे? कौन थे जिनके पास में क्या थी? जमीन थी. ठीक है. और 60% जो जमीन थी, यानी 60% जमीन थी, उसके ऊपर किसका कब्जा था? सेकंड एस्टेट वालों का. ठीक है. सो यानी 40% आपके पास बचा है. 40% में कौन है? 90% पॉपुलेशन है, आपके सिर्फ 40% है. ठीक है. इसमें से भी जो कुछ परसेंट है वो किसकी थी? जो बड़े पीसेंट्स थे थर्ड एस्टेट के अंदर. तो आप सोच सकते हैं ना कि ज्यादातर लोग कैसे होंगे? बेरोजगार होंगे, जिनके पास में क्या नहीं होगी? जमीन नहीं होगी. वो औरों की जमीन पे क्या करते हैं? काम करते हैं. ठीक है. और ऐसे लोग अगर भाई ना तो वो खुद का तो मतलब किसी के खेत पे काम करके गुजारा चल रहा है, और अगर उसी पे हम टैक्सेस और बढ़ा दें तो उस बेचारे की हालत कैसे होगी वो आप सोच सकते हैं. ठीक है ना. और इसी वजह से इन लोगों ने क्या किया? फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था. ओके. The members of the first two estates, that is the clergy and nobility, enjoyed certain privileges by birth. The most important of these was exemption from paying the taxes to the state. These nobles further enjoyed feudal privileges. These included feudal dues, which they extracted from the peasant. Peasants were obliged to render service to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or in participation in building roads. Now see, अब प्रिविलेज मतलब क्या होता है कि आपको जन्मजात ही मतलब कुछ सुविधाएं दे दी जाएं. अब इनको क्या क्या सुविधाएं मिली हुई थी? पहला, इनको क्या नहीं देना होगा? एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस. इनको क्या नहीं देना? टैक्स नहीं देना. सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट वर द प्रिविलेजेस गिवन टू द फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट? सो पहले इनको क्या नहीं देना? टैक्स नहीं देना. दूसरा, थर्ड एस्टेट के लोग होंगे वो इनके घरों में क्या करेंगे? फ्री ऑफ चार्ज, यानी फ्री में सर्विस करेंगे. किस किस चीज की? उनके घर में काम करेंगे, उनके खेत में काम करेंगे, उनके आर्मी में काम करेंगे और रोड बनाने में. इन सब वो ये सब काम करेंगे, वो क्या? फ्री में करेंगे. और इन सब काम करने के बाद में वो उनके खेतों और काम करेंगे, जिससे उनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. और वो पैसे टैक्स के रूप में कहां चले जाएंगे? वापस से फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पास चले जाएंगे. ठीक है. नाउ द church too extracted its share of taxes from tithes from peasant, and finally all members of third estate had to pay to the state. अब ये सब टैक्स तो हो गया, ये सब छोड़िए. इसके अलावा भी दो टैक्सेस थे, टीथे एंड टाइले. ये किसको देता था? ये मिलता था चर्च को, कि भाई चर्च, ठीक है, भगवान के नाम पे ये लोग इनसे क्या टैक्स लेते थे. और ये किसको जाता था? किंग को. ये कौन लेता था? किंग लेता था. अब यहां पे देखिए, यहां पे टीथे मतलब क्या होता है? अ टैक्स लिवाइड बाय द चर्च कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस. ऑलरेडी उनके पास जमीन नहीं है, और जिनके पास जमीन है, थोड़ी बहुत छोटे किसान है, उनको अपना जितनी पैदा हुई है उसका 1/10वां हिस्सा किसको देना पड़ेगा? चर्च को देना पड़ेगा. टाइले टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू द स्टेट. यानी अब राजा को, स्टेट में नहीं, राजा को आप सीधे क्या दे रहे हो? टैक्स दे रहे हो. ठीक है. तो इन सब के चलते क्या होता है? ये लोग बहुत ज्यादा नाखुश हो जाते हैं, और ये लोग क्या करना शुरू करेंगे? रिवॉल्ट करना. यहां तक कि इनके नमक पर, टोबैको पर भी क्या था? टैक्स लगा हुआ था. और नमक तो भाई बेसिक नीड होती है. इवन इन 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, वो भी किसके अगेंस्ट में थी? नमक, सॉल्ट लॉस के अगेंस्ट में. क्या अंग्रेजों ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया हुआ था, और सॉल्ट तो बेसिक नीड होती है हर घर की. ठीक है. नेक्स्ट, ये आप पिक्चर देख सकते हैं. ठीक है. यहां से क्वेश्चन निकल के आता है सबसिस्टेंस क्राइसिस का. सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मींस ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड. ठीक है. सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब एक वो सिचुएशन जिसमें आपका जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाए. ठीक है. और जीवन यापन मुश्किल यहां पे क्यों था? दो कारणों वजह से. जो यहां पे पॉपुलेशन थी वो तो क्या हो रही थी? बढ़ रही थी. लेकिन पॉपुलेशन तो बढ़ गई. अब सपोज कीजिए आपके पास में एक रोटी है. ठीक है. पहले इस एक रोटी को सिर्फ 2 हिस्से होते थे, यानी 2 लोगों को इक्वल पार्ट मिला. ठीक है. अब जब पॉपुलेशन बढ़ी, इसी की कितने हिस्से हो गए? 4 हो गए.
ठीक है, यानी कि आपका क्या हो गया, खाना कम, पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन जो आपका शेयर ऑफ फूड था वो क्या हो गया, कम हो गया। आपके पास खाने को कुछ ज्यादा था नहीं, ठीक है, क्योंकि सप्लाई इतनी नहीं हो रही थी और पॉपुलेशन बढ़े जा रही थी, लेकिन जो खाने की सप्लाई थी वो कम थी, क्योंकि खेत तो ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन के साथ आपके खेत भी बढ़े रहे, ठीक है, कि अगर घर में 2 बेटे हुए तो आपके खेत भी 2 हो गए, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। सो किस क्या हुआ कि आपकी सप्लाई तो सेम रही, सप्लाई तो क्या रही, बराबर रही, लेकिन पॉपुलेशन क्या होती चली गई, ग्रो होती चली गई, और जब पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और सप्लाई कांस्टेंट रही, जिससे क्या आया, सबसिस्टेंस क्राइसिस आया। सबसिस्टेंस क्राइसिस में क्या चीज होती है, एक इंक्रीज इन पॉपुलेशन लीड्स टू स्कैरसिटी ऑफ फूड, पॉपुलेशन से क्या आता है, स्कैरसिटी ऑफ फूड आता है, ठीक है। यहां पे एक बार देख लेते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand for food grains. The production of grains could not keep pace with the demand, so the price of bread, which was the staple diet of majority, rose rapidly. Okay, most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages, but the wages did not keep pace with the rise in prices, so the gap between rich and poor widened. This became worse how whenever drought or hails reduced the harvest. This led to subsistence crisis, something that occurred frequently in France during the old regime. Now see what was happening. फ्रांस में पॉपुलेशन क्या हो रही थी, ग्रो हो रही थी, पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ी तो उससे किस में कमी आ गई, फूड में। अब जो लोग डेली काम पर जाते थे, जो लोग डेली किसी की शॉप पर क्या करते थे, काम करते थे, ठीक है, और उनका जो मालिक होता था, अब वो मालिक सपोज किसी से 4 रुपए देता है, ठीक है, जब इसके घर में 2 लोग थे तब भी इसकी आमदनी कितनी थी, 4 रुपए थी, ठीक है, और अब जब इसके घर में 6 लोग हो गए हैं तब भी इसकी आमदनी कितनी है, 4 रुपए ही है। यानी कि 6 लोगों में 4 रुपए अगर बट रहे हैं तो वो बहुत ही क्या है, कम है, ये अपना जीव परिवार नहीं चला सकता, लेकिन मालिक इसकी तनख्वाह भी नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसके ऊपर भी प्रेशर था बेचारी के ऊपर, क्योंकि इतना प्रोडक्शन था ही नहीं कि वो इसको कुछ ज्यादा दे दे, वो उसके इतने रुपए देंगे। यानी कि इनके वेजेस यानी कि सैलरी तो फिक्स रही, लेकिन पॉपुलेशन क्या होती चली गई, बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से चीजों के दाम, बेसिकली ब्रेड, इनके दाम क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है, जो कि इनकी स्टेपल डाइट थी वो क्या होती चली गई, बढ़ रही थी, ठीक है, उसके प्राइसेस बढ़ रहे थे, इसी वजह से लोगों में क्या था, गुस्सा था, और इसी सिचुएशन में हम क्या बोलते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस बोलते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो होगा वो हम कल की क्लास में देखें। टिल देन टेक केयर।